हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम देख रहे हैं 50-50 के क्वेश्चन सेट के सीरीज़। तो आइए देखते हैं। तो कल हमने 80 तक देखा था, आज उससे आगे देखते हैं। किसने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यह एर्क्सा और बर्गेस हैं, जिन्होंने सामाजिक अध्ययन के सिद्धांत में यह सिद्धांत प्रबलीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्रबलीकरण का सिद्धांत का मानना होता है मादक द्रव्यों पर निर्भरता मात्र प्रतिबद्धता या सीखना होता है। सामाजिक सीख का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया का कार्य करते हैं, करने वाले बलयुक्त कर्ता पर जोर देते हैं तथा सामाजिक स्रोतों का मूल्यांकन करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु अपराधी और बाल अपराधी के बीच में अंतर का आधार नहीं है? आयुभेद, यौन भेद, लक्ष्य भेद, समझदारी। तो लक्ष्य भेद बाल अपराधी और अपराधियों के बीच भिन्नता का वो नहीं है। अगला, किसने अपराधी व्यवहार की व्याख्या के लिए भूमिका सिद्धांत और स्व के सिद्धांत का प्रयोग किया है? ऑप्शन है मर्टन, सदरलैंड, सामायके तथा जी.एच. मीट। तो जी.एच. मीट ने भूमिका सिद्धांत और स्व सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि व्यक्तियों की केवल सीमित संख्या के आपराधिक विशेषताएं करती हैं, जबकि व्यक्तियों की अधिकांश विधिपालक होते हैं। मतलब कुछ ही लोग आपराधिक घटनाएं में लिप्त होते हैं। वह कहता है अपराधी बनने और अपराधी विशिष्टता का धारण करने में कानून उल्लंघन करने वालों से केवल संपर्क नहीं अपितु कोई अन्य बातें भी सम्मिलित होती हैं। यह संपर्क व्यक्ति के सार्थक होने चाहिए, भूमिका धारण और आत्मधारण के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, को समर्थन देने वाला होना चाहिए। अगला, प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स नामक पुस्तक किससे संबंधित है? अलेक्जेंडर कॉलिंस, दुर्खीम तथा डेनियल वेल। तो यह पुस्तक प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स हमारा दुर्खीम से संबंधित है। इसके अलावा दुर्खीम की अन्य पुस्तकें हैं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फिलॉसफी ऑन द एसेस ऑफ क्राइसिस नामक पुस्तक किससे संबंधित है? D.H. मॉर्गन, टालगट पार्सन, P.H. लैंडिस, माइकल एडरसन। तो यह पुस्तक हमारा P.S. सोरुपिन से संबंधित है। द साइकोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन, द कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड सोशियोलॉजी कल्चरल डायनेमिक्स तथा द क्राइसिस ऑफ आवर एज नामक पुस्तक भी सोरुपिन की प्रमुख है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो धर्म का समाजशास्त्र किससे संबंधित है? धर्म का समाजशास्त्र, ये आंसर देख लेते हैं पहले। आंसर हमारा सी, धर्म का समाजशास्त्र राधा कृष्णन। धर्म और समाज राधा कृष्णन। धर्म का इतिहास P.V. काणे। भारत में परिवार एवं विवाह एम के कबाड़िया तथा समाज एवं पर्यावरण का सुंदरलाल बहुगुणा जोशी से संबंधित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। धर्म का समाजशास्त्र राधा कृष्णन, धर्म का इतिहास P.V. काणे, भारत में विवाह एवं परिवार के.एम. कबाड़िया, समाज एवं पर्यावरण का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा जोशी अर्थात चिप्को आंदोलन से संबंधित थे। अगला, नीचे दिए गए वक्तव्य जिनमें से एक कथन है दूसरा कारण है कहा गया है। सामाजिक नियंत्रण मानव जीवन का एक अनिवार्य दशा है। कथन हमारा सही है। सामाजिक नियंत्रण के अभाव में मानव केवल जानवर की जिंदगी जी सकता है। कथन एवं कारण दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला, आदर्शात्मक नियंत्रण की दृष्टि से टालगट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम क्रिया सिद्धांत के अंतर्गत उपव्यवस्थाओं का सही क्रम है? तो पार्सन्स के अनुसार सांस्कृतिक उपव्यवस्था, सामाजिक उपव्यवस्था, व्यक्तित्व उपव्यवस्था तथा व्यवहारात्मक उपव्यवस्था एजिल मॉडल के उपव्यवस्थाओं के क्रम है। तो आइए देखते हैं। पार्सन्स के तहत एजिल के तहत अनेक व्यवस्थाओं में उपव्यवस्था की चर्चा की गई है। इस सिद्धांत के द्वारा यह देखा जा सकता है कि सामान्य स्तर पर व्यवहारिक समन्वय के अनुकूलन का प्रकार किया जाता है, जो कि भौतिक पर्यावरण से संबंध होता है। कार्य एवं संवेगात्मक गतिविधियाँ व्यक्ति के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति, समन्वय से प्राप्त ऊर्जा गति की इकाइयों के एकीकरण, सामाजिक व्यवस्था का विन्यास, रखरखाव एवं सांस्कृतिक व्यवस्था द्वारा होता है। तो इनका क्रम होता है। रखरखाव हमारा सांस्कृतिक उपव्यवस्था से संबंधित रहेगा, एकीकरण का संबंध सामाजिक व्यवस्था से, लक्ष्य प्राप्ति व्यक्तित्व उपव्यवस्था से तथा अनुकूलन व्यवहारात्मक उपव्यवस्था से जुड़ी होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मर्टन द्वारा विचलन की व्याख्या में प्रयुक्त नहीं किया है? तो मर्टन नवाचार, अनुष्ठानवाद और पश्चगमनवाद का बात करते हैं। इसके अलावा परकीकरण का बात नहीं करते। मर्टन 5 प्रकार के विचलन की बात करते हैं। उनमें है अनुरूपता, कर्मकांड, नवप्रवर्तन, पलायनवादी तथा अंतिम विद्रोही, जो कि एकदम संस्कृति का विरोध करता है। परकीकरण की अवधारणा मार्क्स के अलगाववाद से जुड़ा है। मिताक्षरा और दाया भाग है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित चिंतन, 2 संप्रदाय, फसल की कटाई से युक्त संबंधित ग्रामीण भारत के 2 त्यौहार, वैदिक युग के 2 दार्शनिक तथा दी है। तो वर्ण व्यवस्था पितृ हिंदुओं की संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित एवं शासित करने वाली 2 व्यवस्थाएं हैं, जो कि दक्षिण और पश्चिम समाजों में पाई जाती हैं। तो मिताक्षरा हमारा उत्तरी भारत के तथा पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को संपत्ति का बंटवारा दिया जाता है, और दायां भाग बंगाल में प्रचलित इस व्यवस्था में पिता जीवित पुत्र के रहते पुत्रों की संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता, अर्थात जब पिता की मृत्यु होने के बाद ही संपत्ति का बंटवारा होगा। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के बाद दोनों नियम कांच अप्रभावी हो गए, अर्थात दोनों को बंद कर दिया गया। अब सिर्फ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो संदर्भ सही, आर.के. मर्टन। परायाम की बात कूले नहीं करते। अगला, तो हमारा राइट आंसर बी है, परायाम की बात सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। भूमिका ग्रह जी.एच. मीड और सक्रिय व्यवस्था की अवधारणा से टारगेट पर्सन जुड़े हुए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजी, यह पुस्तक किससे संबंधित है? कॉन्सेप्ट, तो यह पुस्तक आर.ए. सक्सेना से संबंधित है। किससे? आर.ए. सक्सेना, सॉरी ए.पी. नागेंद्र से संबंधित। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजी थियरी। फॉकवेज पुस्तक किसने लिखी है? फॉकवेज पुस्तक समनर ने लिखी है 1906 में। इसमें उन्होंने निर्यात केंद्रवाद की बात करते हैं। अगला, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेसी प्लानिंग पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह पुस्तक कार्ल मैनी से संबंधित। कार्ल मैनी की अन्य पुस्तक निम्नलिखित हैं: आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, एसे ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, एसे ऑन सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है? एशियन ड्रामा पुस्तक गुन्नार मिल्डर की है। किसकी पुस्तक? गुन्नार मिल्डर की। ह्यूमन सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो लीला दुबे और नीरा देसाई और मैत्रेय राज, ह्यूमन एंड सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक नीरा देसाई और मैत्रेय कृष्णा राज के द्वारा लिखी गई है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पार्क, बर्गेस, मैकेंजी, द सिटी, लुइस बर्थ। नगरवाद की बात करते हैं। नगरवाद में घिट्टो की बात लुइस बर्थ करते हैं। मैकेंजी द सिटी की बात करते हैं। क्लिफोर्ड शाह हमारे द जैक रोलर से संबंधित है। और नेल्सन एडरसन हमारे द होब्बो से संबंधित है। तो मैच यहाँ पे दिया हुआ है। पार्क एंड बर्गेस, मैकेंजी द सिटी से, लुइस बर्थ द घिट्टो से, और क्लिफोर्ड शाह द जैक रोलर और नेशनल एडरसन द होब्बो से। ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, एम.एन. सीवार, ए.एल. कोवर, डी.एन. मजूमदार, बी. मालिनोव्स्की। तो ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर की पुस्तक बी. मालिनोव्स्की की है। अगला, द थियरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक थर्स्टीन वेबलन की है। वेबलन की अन्य पुस्तक निम्नलिखित हैं, तो आइए देखते हैं। द थ्योरी ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस 1904, द इंस्टिक वर्कमैनशिप एंड द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल आर्ट 1914, और द लक्सडेला साया 1925। वर्ष कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था। अगला, द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किससे संबंधित? द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक गुन्नार मिल्डर की है, जो कि विकासशील देशों पर लिखी गई है। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, यह पुस्तक एस.सी. दुबे की है, या डी.एन. मजूमदार, बी. मालिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन। तो यह पुस्तक बी. मालिनोव्स्की से संबंधित है। ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ द कल्चर एंड मैजिक रिलीजियस। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? झूम खेती मैया, अस्थाई खेती बोड़ई,
पशुपालक संथाल और आखेट और भोजक संग्रह बुश्मैन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही 1 और 4। झूम खेती गारो, खासी, नागा, बैगा, मारिया, मुरिया, खेंड और कमार जनजाति में पाई जाती है। और जबकि आकेटक और भोजन संग्राहक होते हैं हमारे बुश्मैन बुस्साहा की जनजाति, जो अपना जीवन आकेटक और इसमें क्वेश्चन क्या सॉरी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित हमारा झूम का मायरिया और चौथा आखेटक बुश्मैन है, 1 और 4। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अस्थायी कृषि उराव, संथाल, मुंडा और मीणा कंवर आदि जनजातियों में पाई जाती है। पशुपालक टोडा, गुर्जर, गद्दी, बक्करवाल आदि जनजातियों में पाई जाती है। जबकि आखेटक, बुश्मैन और बोस्वा की जनजाति जो अपना जीवन आखेटक या भोजन संग्रह के रूप में व्यतीत करते हैं। ग्रामीण विकास के प्राकृतिक व्यवस्था का प्रारूप उन्मेषित है। सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, संगठनात्मक प्रारूपों के मुद्दों की ओर, विशिष्ट दस्तकारी कुशलता की ओर या केवल एक उत्कृष्ट की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। ग्रामीण विकास प्राकृतिक व्यवस्था का प्रारूप उन्मेषित करता है। अगला, स्थानीय स्तर पर निम्नांकित विकासात्मक योजनाओं में से किस एक योजना का निहितार्थ है लोगों द्वारा लोगों के लिए नियोजन? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसकी आरंभ 2 अक्टूबर 1952 गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का स्वयं निर्धारण कर सरकारी और गैर सरकारी सहायता लेते हुए निदान या समाधान करना होता है। प्रेत रिक जेम्सन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय क्या है? तो सांस्कृतिक प्रभु का आशय वह संस्कृति जो अन्य संस्कृतियों पर हावी या छाई होती है, जैसे कि आज के समय में भारतीय संस्कृति पे पश्चिमी संस्कृति ज़्यादा देखने को मिलती है। भारतीय युवाओं में पश्चिमी संस्कृति का क्रेज पाया जा रहा है। जेम्सन उत्तर आधुनिकतावादी समाजशास्त्री जेम्सन ने लिखा कि आधुनिकता में सांस्कृतिक बहुलता के कारण पूंजीवाद है। पूंजीवाद के 3 स्तर होते हैं: बाजार पूंजीवाद, एकाधिकार पूंजीवाद और विलंबित पूंजीवाद। जेम्सन मानना है कि पूंजीवाद की इस गति से चलता रहा तो एक दिन संपूर्ण संस्कृति को निगल जाएगा। यह कथन ही महत्वपूर्ण है कि जेम्सन का कि पूंजीवाद इस गति से चलता रहा तो एक दिन संपूर्ण संस्कृति को निगल जाएगा, अर्थात संस्कृति खत्म हो जाएगी। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन कार्ल मार्क्स से संबंधित है। इन्होंने अपने घोषणा में कहते हुए कहा कि श्रमिकों आप लोग एक हो जाइए। श्रमिकों का कोई एक देश और एक मजहब नहीं होता है। एक होकर आप अपने मालिकों या शोषण करने शोषितों का विद्रोह करें। अस्तित्व की चेतना का निर्धारण चेतना अस्तित्व का नहीं। कार्ल मार्क्स का यह वक्तव्य निम्नांकित में से किस एक पुस्तक में दिया है? तो कार्ल मार्क्स यह कथन कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में नहीं देते हैं, मैनिफेस्टो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी नहीं देते, इकोनॉमिक फिलॉसफी में भी नहीं देते। तो इसका राइट आंसर बी है। यह उन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक में दिया है कि अस्तित्व चेतना का निर्धारण करता है और चेतना अस्तित्व का नहीं। अगला, किस वर्ष चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? 1969, 1968, 1967 या 1966? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में हुई थी। विकास बीच में 2 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारा 1951 से 1956, द्वितीय 1956 से 1957 और 62 तक लागू हुआ। और जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक और चतुर्थ 66 से 69 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लागू हुई थी, वार्षिक योजनाएं चल रही थी। जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 1969 से 74 तक लागू हुई। अगला, वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत क्या थी? तो यह 54.16 थी और प्रेजेंट में 2011 जनगणना के अनुसार 65.21 है। निम्नलिखित संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य होता है: उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, निम्न उच्च दर जन्म दर और उच्च मृत्यु दर या उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर से है। अगला,
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ। अगला, सामाजिक केशकत की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो सामाजिक केशकत की अवधारणा का प्रयोग लुईस ड्यूमा ने किया। लुईस ड्यूमा ने कहा, फ्रांस के निम्न जन्म दर का कारण और उच्च बौद्धिक विकास के कारण सौंदर्य सामाजिक चेतना का विकास है। लुईस ड्यूमा ने कहा, सामाजिक देश में जनसंख्या वृद्धि एवं मानव समूहों के विपरीत रूप से जुड़ी हुई है। फ्रांस में अनेक निम्न वर्गों और उच्च वर्गों में जिसके कारण जन्म दर घट रही है। व्यक्ति जब अपने परिवेश में उच्च स्तरों पर चला जाता है तो भौतिक कैपेबिलिटी या समान जन्म दर में उल्टी स्थिति आ जाती है। व्यक्ति जितनी ऊंची परिस्थिति में जाता है, अर्थात जितना भी पढ़ लिख के समझदार होता है, तो जन्म दर की गिरावट आती है। संप्रेषण क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो संप्रेषण क्रिया का सिद्धांत जुर्गेन हैबरमास ने दिया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? प्रौद्योगिकी सहायता का पूर्वाभाव, वस्तु विनिमय व्यवस्था, जीवन निर्वाह का स्तर, लाभ प्राप्ति एवं लक्ष्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाभ प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता था आदिम समाज में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सांप्रदायिकता में विशेषीकृत है? धार्मिक सहिष्णुता की भावना, अपने धर्मों के प्रति धर्मोन्मादी दृष्टिकोण जो अन्य धर्मों को निंदित करता है, या धार्मिक सुधार का एक नारा और धार्मिक तटस्थता का दृष्टिकोण। तो यहाँ प्रश्न है सांप्रदायिकवादिता या संप्रदायवाद। तो संप्रदायवाद जब व्यक्ति अपने धर्म को उच्च और अन्य के धर्मों की निंदा करने लगता है, अर्थात अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है, तो वहाँ सांप्रदायिकता की विशेषता के अंतर्गत आएगा। अगला, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम योजना आयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री नेतृत्व में गठन की गई थी। किसने अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा है? तो मार्क्स अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना। मार्क्स समाज को 2 भागों में विभाजित करते हैं, अधोसंरचना और अधिसंरचना। मार्क्स मानते हैं कि अगर अधोसंरचना में परिवर्तन आएगा तो अधिसंरचना भी अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक विकास की अवधारणा कोस्टे से संबंधित है। आइए आंसर देख लेते हैं। तो आर्थिक विकास की अवधारणा लोरियो से संबंधित है। प्रौद्योगिक विकास की अवधारणा थर्स्टीन वेबलन से। जननांकी विकास की अवधारणा कोस्टे से। और धार्मिक विकास की अवधारणा किड से संबंधित है। तो एक बार फिर से देखिए, आर्थिक विकास की अवधारणा लोरियो से, प्रौद्योगिक विकास की अवधारणा वेबलोन से, जननांकी विकास की अवधारणा कोस्टे से, धार्मिक विकास की अवधारणा किड से। तो पर्यावरण, भारत में पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो भारत में पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन के प्रवर्तक सुंदर लाल बहुगुणा जोशी माने जाते हैं। इन्होंने अपिको आंदोलन से इसकी शुरुआत की थी। कोहनबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा या नैतिक यथार्थवाद। तो नैतिक तर्कड़ा, कोहनबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कड़ा सही गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल एक चिंतन प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। तो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। उनमें संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक अर्थात मनोवैज्ञानिक क्षेत्र सभी का मूल्यांकन किया जाता है। अगला, विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का प्रयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। तो यह उदाहरण है, तो यह एक सकारात्मक अंतरण का उदाहरण है, अर्थात बच्चा पहले से सीखी हुई क्रियाओं का अनुपालन बाद में करता है। अगला, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लाभांश में असकमात वृद्धि, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ी या पढ़ाई के प्रति लापरवाह रह गया। तो किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक, अर्थात जब बच्चा किशोर होता है तो उसमें संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। अगला, व्यक्तित्व के विकास
से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आनुवंशिकता वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आनुवंशिकता तथा वातावरण का मिश्रण व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक का सबसे मुख्य जिम्मेदारी है है कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, या पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो एक शिक्षक की प्रमुख जिम्मेदारी होती है वह अपने विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों या सीखने की गति को तीव्र करे या उसमें सुधार लाए। अगला, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा रखा गया है? तो यह विचार जीन पियाजे का है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करती है बल्कि आगे भी बढ़ती है, और यह विचार जीन पियाजे से संबंधित है। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें, विद्यार्थियों से कड़ाई से व्यवहार करें, विद्यार्थियों की कुछ समस्याओं को हल करने को दे दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दें। अगला, सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है तब आप उसे कक्षा में किस प्रकार व्यवहार करना चाहोगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं दोगे क्योंकि इससे अधिकांश विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। कक्षा में उसे साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, या आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति है कुछ नहीं, या आगे की पंक्ति में उसे बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसे सुविधा के अनुसार उसकी गति में पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समान विद्यार्थियों के साथ नेत्रबाधित विद्यार्थियों को पढ़ाने के हेतु सर्वाधिक उपयुक्त यह होगा कि उसे आगे की पंक्ति में बैठाएं तथा उसकी सुविधा के अनुसार पढ़ाने की गति को रखें। विकास पर आनुवंशिकता के विकास की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा है? आनुवंशिक निर्धारित करती है कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिक निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। तो आप आनुवंशिकता निर्धारित करती है किसको कितना विकसित किया जा सकता है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।